नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। दरअसल उन्होंने चिकित्सा विभाग की मीटिंग ली है। कोरोना चिरंजीवी योजना व फ्री आईपीडी ओपीडी को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जाहिर की। प्रदेश में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए। जनता को फिर से जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल व मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चिरंजीवी योजना को लेकर समीक्षा की गई। सीएम गहलोत ने रजिस्ट्रेशन को लेकर फीडबैक लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने फ्री आईपीडी ओपीडी योजना मामले में फीडबैक भी लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री गहलोत ने सरकारी अस्पताल में फ्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए कि फ्री दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए। बाहर से किसी को भी दवाई लाने के लिए जोर नहीं दिया जाएगा। मरीजों से बाहर से दवाई मामले को गंभीरता से लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वहीं कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, उसे लेकर भी गंभीरता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिखाई दी। चिकित्सा विभाग की मीटिंग ली गई और ये महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो थे कोरोना, चिरंजीवी योजना व फ्री आईपीडी ओपीडी को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की। दिशा निर्देश दिए गए। विशेष सावधानी बरतने के यहाँ पर सख्त निर्देश। जनता को फिर से जागरूक करने का अब अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर बात कही गई। कोविड प्रोटोकॉल व मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चिरंजीवी योजना को लेकर समीक्षा की जाएगी और सीएम गहलोत ने रजिस्ट्रेशन को लेकर फीडबैक भी लिया। वहीं फ्री आईपीडी ओपीडी योजना मामले में फीडबैक लिया और अधिकारियों को अब सख्त निर्देश दे दिए हैं कि फ्री उपलब्ध कराने के लिए मरीजों से बाहर से दवाई मंगाने को गंभीरता से लिया जाए। कोई भी बाहर से दवाई नहीं मंगाएगा। कोई भी मरीज फ्री में उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए। वहीं राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर भाजपा कांग्रेस एक्टिव हो गई है। दरअसल बीजेपी मेवाड़ से करने वाली है इसकी शुरुआत। वहीं कांग्रेस का भी उदयपुर में चिंतन शिविर है, यानी कि इलेक्शन से पहले चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो या अन्य तमाम पार्टियां अब एक्टिव मोड में नजर आ गई हैं। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कई महीने में अमित शाह का दौरा तय है। बेणेश्वर धाम या ऋषभदेव में जुट सकते हैं राजस्थान गुजरात के आदिवासी और इन क्षेत्रों में बीजेपी के समक्ष बीजेपी और कांग्रेस का प्रभाव जो है वो चुनौती बन सकता है। इतना ही नहीं, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी ये प्रभाव रहेगा चुनौतीपूर्ण। टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों के दौरे पर रहेंगे बीजेपी पदाधिकारी। शाह के दौरे से पहले तैयारियां देखेंगे सतीश पूनिया और विनोद तावड़े, लेकिन इसे लेकर अब एक्शन मोड में बीजेपी पार्टी नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस भी ताबड़तोड़ यहां पर मंथन कर रही है। राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों ही एक्टिव मोड में है। बीजेपी मेवाड़ से इसकी शुरुआत कर सकती है। कांग्रेस जो है वो उदयपुर से इसकी शुरुआत कर सकती है। उदयपुर में चिंतन शिविर करेगी। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में मई महीने में अमित शाह का दौरा भी तय है। बेणेश्वर धाम या ऋषभदेव में जुट सकते हैं राजस्थान गुजरात के आदिवासी और इन क्षेत्रों में बीजेपी के सामने बीडीपी और कांग्रेस का प्रभाव जो है वो चुनौतीपूर्ण रह सकता है। लेकिन टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों के दौरे पर बीजेपी पदाधिकारी रहेंगे और वहां के नब्ज टोल रहे हैं। शाह के दौरे से पहले तैयारियां देखेंगे सतीश पूनिया और विनोद तावड़े। पहले जज फिर आईपीएस के बाद आईएएस बने सिद्धार्थ सिन्हा। पीएम नरेंद्र मोदी ने चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को सम्मानित किया। सिद्धार्थ सिन्हा को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से भी नवाजा गया। खेलो इंडिया के तहत चूरू जिले में उत्कृष्ट कार्य उपलब्धियों के लिए सम्मान दिया गया। दरअसल पीएम ने सिद्धार्थ सिन्हा को 20 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। समारोह में चूरू जिले की खेल गतिविधियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। चूरू के 34 में से 10 खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया के तहत पदक प्राप्त किए, जो कि राजस्थान को मिले पदकों का 20% था। चूरू जिले में महिला एवं पैरा खिलाड़ियों का खेलों में अच्छा प्रतिनिधित्व रहा है और इसे लेकर प्रेरणा भी दूसरों को मिलती है। एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई है। लेकिन ये बेहद खास बात है, पहले जज फिर आईपीएस, उसके बाद आईएएस बने हैं सिद्धार्थ सिन्हा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को सम्मानित किया है। सिद्धार्थ सिन्हा को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। खेलो इंडिया के तहत चूरू जिले में उत्कृष्ट कार्य उपलब्धियों के लिए ये सम्मान उन्हें मिला है। पीएम ने सिद्धार्थ सिन्हा को 20 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। इस समारोह में चूरू जिले की खेल गतिविधियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई। चूरू के 34 में से 10 खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया के तहत पदक प्राप्त किए हैं, जो कि राजस्थान को मिले पदकों का 20% था। चूरू जिले में महिला एवं पैरा खिलाड़ियों का खेलों में अच्छा प्रतिनिधित्व जो है वो देखने को मिला। बात मौसम की करें तो मरुधरा में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय है। बादल छाने से गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। राजस्थान में 4 दिन
लू से राहत, 2 से 4 डिग्री तापमान गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। बीते कल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ राजस्थान में हल्की बारिश और अंधड़ हुई थी। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी रह सकती है। जैसलमेर और कई स्थानों पर हल्की बारिश से तापमान में बदलाव जरूर देखने को मिला है। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो इनके अनुसार 4 दिन तक राजस्थान में बादल छाए रहेंगे, जो कि अच्छी खबर है, जिसके चलते लू का असर प्रदेशवासियों को अब परेशान नहीं करेगा। इस बार अप्रैल के अंतिम 10 दिन कुछ राहत भरे महसूस किए जा सकते हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है 22 से 26 अप्रैल तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। और दूसरी तरफ क्योंकि लोगों को परेशानी आ रही थी, घर से जब वो निकल रहे थे तो लू जैसी चुभन उनको महसूस हो रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन अब बादल छाने से गर्मी से राहत है। राजस्थान में 4 दिन लू से राहत मिलेगी, 2 से 4 डिग्री तापमान गिरा भी और ये संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है, जो कि बेहद अच्छी खबर है। बीते कल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ राजस्थान में हल्की बारिश हुई, अंधड़ हुई। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जैसलमेर की बात करें और इसके आसपास कई स्थानों की बात करें तो हल्की बारिश से तापमान में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 4 दिन तक राजस्थान में बादल छाए रहेंगे, जिसके चलते लू का असर प्रदेशवासियों को अब ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इस बार अप्रैल के अंतिम 10 दिन कुछ राहत भरे महसूस किए जा सकते हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22 से 26 अप्रैल तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, यानी कि जो गर्मी हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, अब आने वाले 3-4 दिन हमें राहत मिल सकती है। वही जानकारी दे दें कि प्रशासन शहरों के संग अभियान से यूडीएच से एक बड़ी राहत। 1 मई से शुरू होने जा रहे नियमन शिविर लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा मिलने की राह अब सुगम हो गई है। 50 रुपए के स्टाम्प पर देना होगा शपथ पत्र। आवेदन पत्र की जांच के बाद डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। राशि जमा कराने पर नया फ्री होल्ड पट्टा तैयार किया जाएगा। संबंधित बैंक या संबंधित वित्तीय संस्थान को भी सूचित किया जाएगा। पुराना लीज होल्ड पट्टा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट की मूल प्रति जमा होगी। कैंप में नए फ्री होल्ड पट्टा का पंजीयन करवाया जाएगा। आवेदक नया फ्री होल्ड पट्टा लेकर फोटोकॉपी निकाय में जमा करवा सकेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर, खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन शहरों के संग अभियान से यूडीएच से ये बहुत बड़ी राहत है। 1 मई से शुरू होने जा रहे हैं नियमन शिविर, जिसमें लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा मिलने की राह जो है वो साफ हो गई है, यानी कि सरल हो गई है। 50 रुपए के स्टाम्प पर देना होगा शपथ पत्र। आवेदन पत्र की जांच के बाद डिमांड नोटिस जारी होगा। राशि जमा कराने पर नया फ्री होल्ड पट्टा तैयार किया जा सकेगा। संबंधित बैंक या संबंधित वित्तीय संस्थान को भी सूचित कर दिया जाएगा, उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और पुराना लीज होल्ड पट्टा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट की मूल प्रति जमा करवाई जाएगी और कैंप में नए फ्री होल्ड पट्टा का पंजीयन करवाया जाएगा। आवेदक नया फ्री होल्ड पट्टा लेकर फोटोकॉपी निकाय में जमा करवाएगा। चलिए जान लेते हैं राजकाज की बातें। दरअसल अब आरएएस के ट्रांसफर लिस्ट की तैयारी की जा रही है। चल रहा है शीर्ष स्तर पर होमवर्क। आधिकारिक सूत्रों ने इसे लेकर जानकारी दी है। अगले सप्ताह यानी कि आने वाले कुछ दिनों में कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है और लिस्ट में बताए जा रहे हैं लगभग 150 नाम, क्योंकि जो दिग्गज हैं वो लगातार टकटकी लगाकर बैठे हैं, जिन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है। लेकिन अब बड़ी खबर ट्रांसफर को लेकर राजकाज की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएएस के ट्रांसफर लिस्ट की तैयारी चल रही है। शीर्ष स्तर पर इसे लेकर होमवर्क किया जा रहा है और आधिकारिक सूत्रों ने इस बाबत जानकारी दी है। अगले सप्ताह कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है और लिस्ट में लगभग 150 नाम बताए गए हैं। चलिए बात करेंगे कुल 700 मेडिकल उन स्टूडेंट्स की जो कि अधर झूल में अटके हुए हैं। राजस्थान के 4 निजी मेडिकल कॉलेजेस में 2021-22 सत्र 0 ईयर घोषित कर दिया गया, यानी कि मेडिकल कॉलेज सत्र 2021-22 में छात्र अब एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने चारों मेडिकल कॉलेजेस के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा है, लेकिन इससे पहले नीट काउंसलिंग के जरिए अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर समेत चारों कॉलेजेस में प्रवेश दिया जा चुका है। इन मेडिकल कॉलेजेस में कुल 700 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश दिया जा चुका है, लेकिन अब एनएमएससी के फरमान के बाद दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे ये सारे स्टूडेंट्स। एनएमसी के आदेश की पालना में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कवायद भी शुरू कर दी है, लेकिन अब परेशान वो सारे स्टूडेंट्स जिन पर ये अब नई कवायद शुरू हो गई है।
700 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। राजस्थान के 4 निजी मेडिकल कॉलेजेस में 2021-22 सत्र 0 ईयर घोषित किया गया है, यानी कि मेडिकल कॉलेज सत्र 2021-22 में छात्र नहीं कर पाएंगे। एमबीबीएस की पढ़ाई उन्हें अमान्य कर दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने चारों मेडिकल कॉलेजेस के लिए राज्य सरकार को एक लेटर लिखा है, लेकिन इससे पहले नीट काउंसलिंग के जरिए अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर समेत चारों कॉलेजेस में प्रवेश दे दिया गया है और इन मेडिकल कॉलेजेस में कुल 700 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश दिया गया है। अब जो नया फरमान आया है एनएमसी का, इसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे सारे स्टूडेंट्स। एनएमसी के आदेश की पालना में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसे लेकर अब कवायद भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। राजस्थान के 3 मंत्री 500 मेंबर भी नहीं बना पाए हैं। टीकाराम चौथे और दिव्या 5वें स्थान पर। विश्वेंद्र सिंह गुढ़ा नीचे से टॉप पर पहुंचे हैं। 40 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस नेता 1000 मेंबर भी नहीं बना पाए हैं, जो कि कोई कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। 15 अप्रैल तक चले अभियान में कांग्रेस ने बनाए 19 लाख मेंबर। 100 विधानसभा क्षेत्रों में आंकड़ा 5000 से भी कम है। केवल 30 नेता 20,000 से ज्यादा ऑनलाइन मेंबर बना पाए हैं। दंगा प्रभावित करौली में केवल 735 मेंबर ही बना पाए हैं। एएन से मारपीट के आरोपी विधायक के क्षेत्र बाड़ी में कांग्रेस के 526 मेंबर ही बन पाए हैं। वहीं सरकार से नाराज विधायक भरत सिंह के क्षेत्र सांगोद में केवल 140 मेंबर्स ही हैं। विधानसभा के बजट सत्र में एक दिन भी विधानसभा नहीं आए भरत सिंह। विश्वेंद्र सिंह के क्षेत्र डी की बात करें, डी कुम्हेर में 266 मेंबर बने हैं। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के क्षेत्र उदयपुर वाटी में केवल 130 मेंबर ही बने हैं। सुभाष गर्ग के क्षेत्र भरतपुर में कांग्रेस 471 मेंबर ही बना सकी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अब देखना होगा किस तरीके से एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आएंगे। फिर से कांग्रेस के ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान की कवायद जो है एक बार फिर से शुरू होगी, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। लेकिन मेंबरशिप अभियान जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। 3 मंत्रियों की बात करें तो 500 मेंबर भी वो नहीं बना पाए हैं। टीकाराम जो है कि चौथे और दिव्या 5वें स्थान पर। विश्वेंद्र गुड़ा नीचे से टॉप पर आए हैं। और 40 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो कांग्रेस नेता इनमें 1000 मेंबर भी नहीं बना पाए हैं, यानी कि 40 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1000 मेंबर भी नहीं है। 15 अप्रैल तक चले इस अभियान में कांग्रेस ने सिर्फ 19 लाख मेंबर बनाए। 100 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो आंकड़ा 5000 से भी कम है। केवल 30 नेता मिलकर 20,000 से ज्यादा ऑनलाइन मेंबर बना पाए हैं। दंगा प्रभावित करौली क्षेत्र की बात करें तो केवल 735 ही मेंबर बने। एएन से मारपीट के आरोपी के विधायक के क्षेत्र बाड़ी की बात करें तो कांग्रेस के 526 मेंबर ही बने हैं। सरकार से नाराज विधायक भरत सिंह के क्षेत्र सांगोद की बात करें तो केवल 140 मेंबर ही बने हैं, यानी कि नाराजगी है या फिर कुछ और वजह अभी तक सामने नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मेंबर यहां नहीं बने हैं। विधानसभा के बजट सत्र में एक दिन भी विधानसभा नहीं आए भरत सिंह। विश्वेंद्र सिंह के क्षेत्र यानी कि डी कुम्हेर में सिर्फ मात्र 266 मेंबर ही बन पाए। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के क्षेत्र में उदयपुर वाटी में केवल 130 मेंबर बने हैं। सुभाष गर्ग के क्षेत्र भरतपुर में कांग्रेस 471 मेंबर ही बना सकी और ये आंकड़े देखने के बाद कहीं से भी इसे सही नहीं कहा जा सकता। ब्रेक के बाद बात करेंगे गुलाबचंद कटारिया की, जो कि विवादित बयान देने के बाद अब आलोचकों पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। अब कटारिया ने आलोचकों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार सभी खींचे हुए हैं, पार्टी का प्रेशर है, हर विधायक उनका काका जी बना हुआ है, मन तो उनका भी दुखी होता है, लेकिन सरकार टिकाए रखनी है इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकते। सरकार टिकाए रखने के लिए प्रदेश को दांव पर लगा रखा है। चिंतन शिविर के आयोजन पर गुलाबचंद कटारिया का ये पलटवार। आगे उन्होंने कहा कि मेवाड़ की हवा का कुछ असर हो तो देशभक्ति जगेगी, यानी कि सीधा उन्होंने देशभक्ति पर हिट किया है कांग्रेस को, क्योंकि लगातार आरोपों की झड़ी लग रही थी। उनका विवादित बयान था और अब आलोचकों पर पलटवार उन्होंने किया है। कहा कि कटारिया ने ये आगे आलोचकों पर पलटवार करते कहा कि सरकार अभी खींची हुई है, पार्टी का प्रेशर उन पर है, यानी कि अब चुनाव आने वाले हैं इसलिए पार्टी का प्रेशर है, हर विधायक उनका काका जी बना हुआ है, मन तो उनका भी दुखी होता है, लेकिन सरकार टिकाए रखनी है इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकते। सरकार टिकाए रखने के लिए प्रदेश को दांव पर उन्होंने लगा दिया है। चिंतन शिविर के आयोजन पर गुलाबचंद कटारिया का पलटवार। कहा कि मेवाड़ की हवा का कुछ असर हो तो देशभक्ति जगेगी।
राजस्थान के 10 जिलों में 26 दिनों के लिए नहरबंदी और उपजेगा पानी का संकट, गांवों में बिगड़ेंगे हालात। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के 10 जिलों की बात कर रहे हैं। 1, 2, 3 नहीं, कुल 26 दिनों के लिए नहरबंदी यहां पर की जाएगी। पानी का संकट इन गांवों में देखने को मिलेगा। हालात बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। 25 अप्रैल से 19 मई तक नहर में पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। 23 अप्रैल से होने वाली नहरबंदी अब 24 अप्रैल से की जाएगी। 25 अप्रैल से बंद हो जाएगा हरीके बैराज से पानी और इससे प्रभावित होंगे बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर सहित कई जिलों में इस दौरान जल संकट खड़ा होना तय है। यानी कि वैसे यहां पर पानी को लेकर मारामारी रहती है, पानी को लेकर संकट यहां पर गहरा रहता है और अब गर्मी बहुत ज्यादा है। जब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तब इन 10 जिलों में 26 दिनों के लिए नहरबंदी की जाएगी। हालांकि वजह से नहरबंदी की जा रही है लेकिन पानी का संकट यहां पर उभरेगा। गांवों में सबसे ज्यादा जहां पर खेती होती है वहां पर हालात बिगड़ जाएंगे। 25 अप्रैल से 19 मई तक नहर में पानी पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। 23 अप्रैल से ये नहरबंदी होनी थी लेकिन अब एक दिन बाद 24 अप्रैल से की जाएगी। 25 अप्रैल से पूरे तरीके से हरीके बैराज से पानी बंद हो जाएगा और बीकानेर इससे प्रभावित होगा। श्री गंगानगर जिला, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर सहित यानी कि पूरी बेल्ट जो है प्रभावित होने वाली है। कुल 10 जिले इस दौरान जल संकट होना बिल्कुल तय है। करोड़ों की संपत्ति दान कर छत्तीसगढ़ के ज्वेलर परिवार की जैन भगवती दीक्षा सांसारिक मोह माया त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर से प्रशस्त होगा परिवार। जयपुर के गलता गेट स्थित मोहना बाड़ी में भव्य जैन भगवती दीक्षा ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के बालाघाट निवासी सुराणा परिवार का यह अध्यात्म रुख देखने को मिला है। सुराणा परिवार के तीनों सदस्य जयपुर में साधु साध्वी की दीक्षा लेंगे। इनमें है राकेश सुराणा, पत्नी लीना सुराणा, पुत्र अमेय सुराणा और आपको जानकारी दे दें कि उनके बेटे की उम्र जो है सिर्फ अमेय सुराणा की 11 साल ही है। वो तीनों यहाँ पर दीक्षा लेने वाले हैं। साल 2008 में राकेश सुराणा की मां और बहन भी दीक्षा ले चुकी है, यानी कि अब पूरा परिवार हो जाएगा। राकेश सुराणा ने कहा कि अध्यात्म न सिर्फ जरूरी है बल्कि सब कुछ उनके लिए है। एक पूरा परिवार लेकिन अब अध्यात्म की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करोड़ों की संपत्ति उनकी है लेकिन अब उन्होंने उसे दान कर दिया। छत्तीसगढ़ के ज्वेलर परिवार है, जैन भगवती दीक्षा लेंगे, संसारिक मोह माया को वो त्याग देंगे। मोक्ष मार्ग की तरफ परिवार जो है वो प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है और राजधानी जयपुर में आकर गलता गेट स्थित मोहना बाड़ी में भव्य जैन भगवती दीक्षा लेंगे। छत्तीसगढ़ के बालाघाट निवासी हैं ये सुराणा परिवार का अध्यात्म रुख देखने को मिल रहा है। सुराणा परिवार के तीनों सदस्य राजधानी जयपुर में साधु साध्वी की दीक्षा लेंगे। राकेश सुराणा मुखिया 40 साल के हैं, उनकी पत्नी लीना सुराणा 36 साल की हैं, उनके बेटे अमेय सुराणा महज 11 साल के हैं और ये तीनों दीक्षा लेंगे। तस्वीरों में आपको दिखा भी रहे हैं। और साल 2008 में राकेश सुराणा की मां यानी कि पहले ही और उनकी बहन भी दीक्षा ले चुकी है। राकेश सुराणा ने यह भी कहा, यानी कि संदेश उन्होंने देने की कोशिश की कि अध्यात्म न सिर्फ जरूरी है बल्कि अब उनके लिए सब कुछ ही है। एक खास खबर, CGST एंड सेंट्रल एक्साइज में तबादले किए गए। अलवर कमिश्नरेट में 3 टैक्स असिस्टेंट के तबादले हुए। टैक्स असिस्टेंट नेपाल का डिवीजन D भिवाड़ी हो गया है, यानी कि तबादला हुआ। आशुतोष जैन का डिवीजन A अलवर में तबादला किया गया। अंशुल गर्ग का हेडक्वार्टर अलवर में उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये नई लिस्ट सामने आई है। CGST एंड सेंट्रल एक्साइज में तबादले किए गए। अलवर कमिश्नरेट की बात कर रहे हैं जहां 3 टैक्स असिस्टेंट के तबादले किए गए। टैक्स असिस्टेंट नेपाल का डिवीजन D भिवाड़ी में तबादला किया गया। आशुतोष जैन का डिवीजन A अलवर में तबादला किया गया। अंशुल गर्ग का हेडक्वार्टर अलवर में स्थानांतरित किया गया है, वहां पर ये अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। जयपुर जिला परिषद की बात करें तो अब कांग्रेस का यहां पर जिला प्रमुख होगा। कोर्ट से वार्ड 22 से भाजपा सदस्य गायत्री देवी अयोग्य घोषित हुई हैं। सितंबर 2021 में जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर हारी हुई बाजी जीत ली थी। न्यायालय ने जयपुर जिला परिषद के वार्ड 22 का चुनाव परिणाम निरस्त कर दिया है। न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल जज क्रम 15 चाकसू ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 43 और निर्वाचन नियम 80 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता सुमन हरसाना को विजयी घोषित कर दिया गया है।
सुमन हरसाना की जिला प्रमुख चुनाव में 281 मतों से हार हुई थी। वहीं गायत्री देवी के अयोग्य होने के बाद कांग्रेस का जिला प्रमुख होने की राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई है। गायत्री देवी के अयोग्य होने के बाद अब बीजेपी के 25 सदस्य रह गए हैं, तो वही कांग्रेस के 26 सदस्य। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का ही जिला प्रमुख यहां पर बनाया जाएगा, जिसका नाम भी अब लगभग तय हो गया है। कोर्ट से वार्ड 22 से भाजपा सदस्य गायत्री देवी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सितंबर 2021 की बात करें तो जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव में बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली थी, लेकिन न्यायालय ने जयपुर जिला परिषद के वार्ड 22 का चुनाव परिणाम ही निरस्त कर दिया है। न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल जज क्रम 15 चाकसू ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 43 और निर्वाचन नियम 80 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता सुमन हरसाना को विजयी घोषित किया। सुमन हरसाना की जिला प्रमुख चुनाव में 281 मतों से हार हुई थी। वहीं गायत्री देवी की बात करें तो अब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। तो कांग्रेस का जिला प्रमुख होने की राजनीतिक अटकलें भी हैं। गायत्री देवी के अयोग्य होने के बाद अब बीजेपी के 25 रह गए हैं सदस्य, तो कांग्रेस के 26 सदस्य हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।